वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर है 4 उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें कहा गया है कि आपने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सारी लीनियर हैं। और सिस्टम का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जब इकट्ठी बोली जाती होती हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि होमोजीनियस होमोजीनियस वो इक्वेशन होती है जिनकी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल आएगी। ठीक है। तो हमारे पास उसने जो गिवन इक्वेशंस दी हैं ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो जो होती हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस उनको सॉल्व करने का तरीकाकार जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके जो सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन होता है उसका ट्रिवियल और बाकी जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन होने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल है, अब अगर आप x1 x2 x3 इनकी जगह पर ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दें तो आंसर आपका किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। यहाँ पर पुट कर दें तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो के। तो जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता ये है कि जिसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करें और आंसर जो है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आएँ बराबर। तो इसका मतलब है कि ज़ीरो ज़ीरो पुट करने से दोनों साइडों का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो मतलब x1 की वैल्यू भी ज़ीरो, x2 की वैल्यू भी ज़ीरो और x3 की वैल्यू जब ज़ीरो पुट करते हैं तो इसका आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये हमें पता है, और क्योंकि ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका जो है वो एक सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा ही। तो वो जो सोल्यूशन है ट्रिवियल सोल्यूशन उसको बोलते हैं ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, जो है ये ट्रिवियल सोल्यूशन बोला जाता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन का सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करे, इसके अलावा इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हो सकता है कि x1 x2 x3 की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ और हम पुट करें तब भी आंसर किसके इक्वल आए, ज़ीरो के। तो एक का तो हमें पता है कि ट्रिवियल तो है ही है, लेकिन हमने यहाँ पर फाइंड करना है इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी इसका एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए होमोजेनियस इक्वेशन का हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको लिखा है मैट्रिक्स में। तो ये नीचे पहले वही स्टेटमेंट हमने लिख दी जो हमने क्वेश्चन था, उसके बाद इसको हमने लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब ये है कि अब यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट हैं, यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है। तो ये मैंने कोफिशिएंट ले लिए, फिर x2 के कोफिशिएंट ले लिए और फिर x3 के जो है वो कोफिशिएंट ले लेंगे। हम सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, हमने इसको नाम दिया, हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम लेंगे, डिटर्मिनेंट मैंने इसको सीधी लाइनों के अंदर लिख दिया डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर, और इसको डिटर्मिनेंट को जो है वो हम खोल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट को खोलने का तरीकाकार वही है कि यहाँ पर हम पहले वन ले लेंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे, इस रो को भी छोड़ देंगे, ये चार एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम फिर फोर लेंगे और दरमियान में माइनस आएगा, पहले प्लस फिर क्या आएगा, माइनस, और फोर आएगा। और फोर की जो है वो आप क्या वाला एलिमेंट, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे। ये जो चार एलिमेंट बचेंगे, दो तीन माइनस तीन और माइनस चार, इसको लिख लेंगे। उसके बाद दो लेंगे और ये दरमियान में प्लस आएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये कॉलम भी छोड़ देंगे, ये रो भी छोड़ देंगे, दो तीन एक और दो जो है वो नीचे लिख लेंगे। इसको जो है वो आगे सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए अब यहाँ पर इसको जो है वो डिटर्मिनेंट को खोलते हैं। तो यहाँ माइनस चार एक से ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस चार, और तीन दो से ज़रब खाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस छः, और दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये डिटर्मिनेंट का आता है। इसी तरह दो चार दो से ज़रब खाएगा तो माइनस आठ हो जाएगा, और तीन तीन से माइनस नौ। तो उसके बाद दो दो चार हो जाएगा और तीन ज़रब एक जो है वो तीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट खुल जाएगा। और इसको अब मज़ीद सिंपल करेंगे, सिंपल आप कर सकेंगे। तो सिंपलीफिकेशन के बाद जो हमें आंसर देखे मिलता है तो चार माइनस चार, चार माइनस चार आने का मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अगर हमारे पास कोई ऐसी होमोजीनियस इक्वेशन है जिसका डिटर्मिनेंट जब हम लेते हैं ए मैट्रिक्स का और वो ज़ीरो के इक्वल आता है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को ज़ीरो ज़ीरो के अलावा
कुछ और भी मतलब x1 x2 की वैल्यू हैं जो इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो इस वजह से हमें आगे इसको हल करना है। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आता तो हमें आगे इसको हल नहीं करना था, क्योंकि इसका फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करना ही नहीं था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाएगा तो आप लिख देंगे बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो सो इट्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज एग्जिस्ट। ठीक है, जो यहाँ पर सोल्यूशन भी लिख लें, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जीरो के इक्वल ना आता तो फिर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करना था। अब हम इसको जो है वो आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो है वो दो इक्वेशनें जो है ऊपर वाली इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है वो हम यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो मतलब ये है कि दो इक्वेशनें आपने जो है वो यहाँ पर ले लेनी है, और इसको हल करने के लिए x1 और x2 की हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x1 लिखेंगे ये वाला इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, और इसको छोड़ देंगे। जो बाकी x2 और x3 के कोफिशिएंट है वो इसके नीचे लिखेंगे। देखिए मैंने x1 ऊपर लिखा, बटे के अंदर डिटर्मिनेंट डाला, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा 4 1 2 और -3, इसके जो है वो एलिमेंट आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो x1 नहीं आएगा, यहाँ पर x2 आएगा। यहाँ मुझसे गलती हुई है, यहाँ पर क्या आ जाएगा x2। तो x2 की जगह पर जो है वो हमारे पास आएगा जो कोफिशिएंट आप लिखेंगे इसको छोड़ देंगे, तो कोफिशिएंट किसके आएंगे 2 और -3 के। यहाँ पर लिखेंगे 2 -3, और उसके बाद जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएगा 1 और 2 का। अब ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब आपने x2 लिखना है तो x2 के नीचे जो है वो कोफिशिएंट आपने पहले 3 वाले लिखने हैं, बाद में x1 वाले लिखने हैं। ये उल्ट नहीं करना कि मतलब आप पहले ये कोफिशिएंट लिख लें और ये कोफिशिएंट, तो आंसर गलत आएगा। x2 है, x2 से आगे जाएं, पहले कौन से कोफिशिएंट बनते हैं 2 और -3, तो वो लिखेंगे। उसके बाद 1 और 2 वाले कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो x3 लिखना है, तो यहाँ पर x1 लिखा हुआ है, यहाँ पर x3 लिख देंगे। तो x3 के बाद जब आप करेंगे तो ये इसको छोड़ देंगे, और कोफिशिएंट अब कौन से लिखेंगे 1 2 और 4 और 1 के। तो ये जो कोफिशिएंट लिखते हुए ये बात आपने ध्यान में रखनी है, और ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है वो x2 और यहाँ पर जो है वो x3 आप लिखेंगे। तो ये यहाँ पर गलती हुई है कि x1 और x1 लिखा गया है। तो ये पहला x1 ठीक है, दूसरा x2, और तीसरे की जगह पर क्या आ जाएगा x3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमें इससे आगे जो है वो ये बात क्लियर हो गया कि मैंने कहा कि x1 जब आपने निकला है तो आगे वाले दोनों के कोफिशिएंट, जब x2 आएगा तो x3 के कोफिशिएंट फिर x1 के कोफिशिएंट। तो जब x3 लिखेंगे फिर x1 के कोफिशिएंट और x2 के कोफिशिएंट लिखेंगे। उसके बाद जो है वो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो कर देंगे, ये इससे ज़रब खाएगा और ये जो इससे दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -3, और इसी तरह 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही आ जाएगा, 4 2 जो है वो 8 हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वही जो है वो लास्ट टर्म जो है मैंने यहाँ पर आगे लिखी, और इसको जो है वो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये यहाँ पर मैंने ठीक कर दिया कि यहाँ पर x1 x2 जो है वो x3 जो है वो यहाँ पर देखें x2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमने इसको करने के बाद मज़ीद सिंपल करने के लिए इसको 7 से जो है वो आप ज़रब दे दें, क्योंकि ये सारे जो है वो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं और ये -7 पे, ताकि ये जो है मज़ीद जो है वो सिंपल हो जाए। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -7 के साथ, तो हर टर्म को जो है वो -7 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें टर्म्स मिलेंगी, पहले 2 आ जाएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पर 7 7 से माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ पर -1 इस वजह से आया क्योंकि 7 7 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस जो है वो रह जाएगा, इसलिए -1 लिख दिया। यहाँ तक करने के बाद आपने क्योंकि ये तीनों टर्में देखें आपस में इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब ये है कि इन तीनों का आंसर कोई सेम होगा, कोई टर्म के किसी एक के इक्वल होगा। तो वो टर्म जो है वो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो टी के इक्वल है। ठीक है, ये तीनों जो है वो किसके इक्वल हैं, टी के। अगर हम x1 की यहाँ से वैल्यू निकालें तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t, 2t से जाके मल्टीप्लाई। x3 की वैल्यू निकाल लें तो -1t उधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x3 के लिए जो है 1t के साथ जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x1 इज इक्वल टू 2t, उसके बाद x2 की जगह पर आ जाएगा हमारे पास -t, और x3 के साथ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ओवर t आ जाएगा। मतलब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये वाली वैल्यू आ गई। x3 की वैल्यू निकालने के लिए -1t से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x3 के लिए भी 1t के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा, नॉन ट्रिवियल सलूशन जो है वो
इस इक्वेशन का जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस थी, इनका जो है वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका जो है वो बाकी जो है हमारे पास एक पार्ट है, वो आप पहला और तीसरा जो है वो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, आसान से है। ठीक है, पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो आप इसको जो है वो आगे हल करेंगे और कहेंगे इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आप ये स्टेप्स करेंगे और इसके जो है वो सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम दूसरा ही पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर बाकी सेम टू सेम वही टर्में हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है वो इसके अंदर मसला आ रहा है कि यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले तो आपने इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बात उसने खुद कही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आल्सो। अगर उसका कहता है कि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर उसने खुद बताया कि एग्जिस्ट करता है, अगर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि फिर इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का आंसर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले इसी सिस्टम इक्वेशंस को नीचे लिखा और उसके बाद इसको डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है वो मैंने लिख दिया। बाकी यहाँ पर आ जाएगा 1 2 और 3, यहाँ से आ जाएगा 4 1 और कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, लैम्डा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, लैम्डा -3 और -4। अब आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे हम। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा और इसको जो है वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉल्व करने के लिए वही तरीकाकार, ये 1 लिखेंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट जो है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आ जाएगा -4, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैंने इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखा। इज इक्वल टू ज़ीरो इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका आंसर जो है ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है जी, इस वजह से हमने जो है वो इसको ज़ीरो के इक्वल रखा है। तो उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारा जो है वो मैंने जिस तरह डिटर्मिनेंट आप खोलते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो है वो -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। ये आपको लिखने का पता ही है कि 1 अगर हम लिख देंगे रो और कॉलम छोड़ के लिख देंगे, फिर -4 आएगा तो ये कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली रो छोड़ देंगे, ये जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो आप लिख देंगे, फिर लैम्डा आएगा तो फिर ये कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, ये 4 एलिमेंट जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको जो है वो खोलेंगे तो खोलने के बाद जो है वो आपको टर्में मिलेंगी, वो ये होंगी। यहाँ से आपने इसको सिंपल करना है और सिंपल करने के बाद जो है वो आपने यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। देखें -4 और ये 3 लैम्डा और ये जो है वो 3 लैम्डा, ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट। -4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको आप सिंपल करेंगे तो ये बात मैंने अब यहाँ पर लिख दी है कि बिकॉज द सिस्टम हैज़ द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, और इसका जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पर इसको क्या रखा था, ज़ीरो के इक्वल रखा था। अब इसको जो है वो मज़ीद हम सिंपल अगर करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो हमें मिल जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -8। तो अब 2 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -8, 8 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। दोनों तरफ जजर लेने के बाद आपके लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव नेगेटिव 2। अब आपने इस सॉल्यूशन को, इसको इक्वेशन को हल करना है 2 दफ़ा। एक दफ़ा पॉजिटिव 2 रख के, एक दफ़ा आप नेगेटिव 2 रख के जो है वो 2 दफ़ा इसको जो है वो आप सॉल्व करेंगे। तो पहली दफ़ा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखें लैम्डा की जो वैल्यू है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 2 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल 2 रखने के लिए वो जो इक्वेशंस थी उसके अंदर जहाँ पर लैम्डा था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपने ए डिटर्मिनेंट का आंसर तो आपके सामने है ही है, अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है, इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आप जो पहली दो इक्वेशंस हैं उनको जो है वो ले लेंगे। ठीक है, अब उन दोनों को लेने के बाद जो है वो आप वैसे ही हल करेंगे जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा x1, यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा x2 और यहाँ पर क्या होगा x3। फिर यहाँ पर मुझसे गलती हुई तो यहाँ पर x1 x2 और x3 जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखे जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कोफिशिएंट वही आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
4 1 और यहाँ से आ जाएगा 2 और -3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास x2 का कोफिशिएंट आएगा, तो यहाँ पर आप 2 कर देंगे और उसके बाद जो है वो 2 -3 और 1 2। ये बात ध्यान में रखना है कि जब आपने x2 के कोफिशिएंट लिखने हैं तो आप ये ना करें कि 1 2 पहले लिखने, नहीं, आप 2 -3 मतलब जो उससे आगे टर्म है उसके कोफिशिएंट पहले और इसके जो है वो बाद में लिखेंगे, अदरवाइज जो है ये गलत आएगा। उसके बाद अब आपने x3 फाइंड करना है, तो यहाँ पर x3 आएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 1 2 और 4 1 के कोफिशिएंट आ जाएंगे। इसको जिस तरह अभी मैंने आपको सिंपल करना बताया वैसे ही आप सिंपल करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो x की जो वैल्यू है उसी तरह -7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बताया कि x1 x2 x3 कर दिया मैंने, यहाँ पर आप x1 x2 x3 ही लिखेंगे। तो आप x1 x2 x3 की जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर -7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएंगी। अब आपने वैसे ही करना है कि इसको t के इक्वल रख देंगे। तो जब आप t के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 2t, और x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर जो है वो -t, और x3 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी t आ जाएगी। तो यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है और ये जो है वो x3 की वैल्यू है। तो आप यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2t, और x2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -t, और x3 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी प्लस का t। बाकी सेम काम है कि यहाँ पर आप निकालने के बाद इसको जो है वो सिंप्लीफाई करना है, और फिर इसको सिंपल करने के लिए -7 के साथ क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई, और ये इधर जाके क्या होते जाएंगे मल्टीप्लाई होंगे जब t के बराबर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर जो है वो कुछ आपको मिस्टेक है वो आपको बता देता हूँ कि ये जो टर्म है यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 2, यहाँ पर मैंने आपको सही कर दिया, यहाँ पर भी आपने 2 लिखना है, यहाँ पर आपने 3 लिखना है, और यहाँ पर जो है वो आपको कुछ गलती हुई तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप x2 लिखेंगे। तो और यहाँ पर भी जो है वो आप x2 लिखेंगे, बाकी जो है वो आपके सामने है, यहाँ पर भी जो है वो x2, ये 2 दफ़ा जो है वो मुझसे 3 3 लिखो गया। तो आप ये जो है वो ध्यान में रखिएगा कि पहले x1 फिर x2 फिर x3, x1 x2 x3। तो ये आपके पास देखें यहाँ पर मैंने सही लिख दिया है कि x1 x2 और x3 की जो है वो वैल्यू यही बनती है, तो ये हमने नीचे जो है वो लिख दी। तो ये जो हमने अभी सॉल्व किया है कि ये लैम्डा इज इक्वल टू किसके लिए हल किया है 2 के लिए हल किया है। अब लैम्डा की 2 वैल्यू आई थी, अब लैम्डा की उसको हल करने के लिए आप नेक्स्ट चलते हैं, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ -2, तो -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें -2 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया -2 आ गया। अब जो है वो मैं इसको जो है वो मज़ीद जो है वो आपके सामने 2 इक्वेशन ऊपर वाली लेता हूँ, और मैंने वही काम किया, पहले मैंने x1 की वैल्यू फिर x2 की वैल्यू और यहाँ पर क्या आएगा x3 की वैल्यू आएगी, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर x2 और x3 आप कर देंगे, उसके बाद ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो है वो आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो इस दफ़ा आएंगी -10 -1 और -7। अब आप इसको माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू बन जाएंगी वो ये होंगी कि x1 की ये आ जाएगी, x2 की ये आ जाएगी, और x3 की ये इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास नीचे जाएंगे तो x1 ये आ जाएगा, x2 ये आ जाएगा, और x3 ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास x1 की वैल्यू जो है वो इसको t के बराबर रख देंगे, तो आपके पास x1 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10t, 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी t, और x3 की आ जाएगी 7t। तो इसके अंदर भी आप थोड़ी मिस्टेक है वो आप यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप 2 पुट कर देंगे, तो ये बाकी सारा ठीक है। यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, तो ये आप x2 और x3 बाकी सेम जो है वो पीछे वाला काम है, सिर्फ आपने लैम्डा की जो वैल्यू है वो इस दफ़ा क्या पुट की है -2, पहले क्या थी +2 थी। तो ये इस दोनों क्वेश्चनों के अंदर जो है वो फ़र्क था कि आप जो है वो पहले तो सीधा सीधा आपने वैल्यू फाइंड कर देनी थी, जो पहला जो है वो क्वेश्चन जो हमने चौथा पार्ट किया है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड की और लैम्डा की 2 वैल्यू आई, दोनों के लिए इस क्वेश्चन को जो वो आप सॉल्व करेंगे। तो ये है होमोजीनियस इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।